गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के आपस में संबंध के बारे में। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में बहुत गहरा संबंध होता है, परंतु हम इन दोनों के बीच के संबंध को जाने, चर्चा करें उससे पहले हम यह तो जान लें कि आर्थिक कल्याण होता क्या है। हमने राष्ट्रीय आय के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें यह देखना है कि आर्थिक कल्याण क्या होता है। आर्थिक कल्याण दो शब्द हैं। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित कल्याण के बारे में अब देखते हैं कि कल्याण जो है वह मानवीय मानसिक स्थिति की एक सुखमय अवस्था है। कल्याण एक व्यापक धारणा है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और आर्थिक सभी प्रकार के कल्याण को शामिल किया जाता है। किसी देश के सभी प्रकार की संतुष्टियों और असंतुष्टियों, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, इनके शुद्ध अंतर को यदि निकाला जाए तो हमें कुल कल्याण प्राप्त हो जाता है। कल्याण को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोग है, बचत, विनियोग, तनाव मुक्त वातावरण, रोजगार के लिए अगर समान रूप से अवसर मिले, स्वास्थ्यप्रद वातावरण सभी लोगों को मिले, हिंसा का सब जगह अभाव हो, लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल जाए, आपस में लोगों के बीच में परस्पर बंधुत्व की भावना हो, तो ये सारी बातें कल्याण को प्रभावित करती हैं। अब इनमें से कुछ कारकों को तो हम मुद्रा रूपी मापदंड में माप सकते हैं, उनमें प्रकट कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय को हम मुद्रा में माप सकते हैं, उपभोग को हम मुद्रा में माप सकते हैं, लेकिन जैसे तनाव मुक्त वातावरण है उसे हम मुद्रा में नहीं माप सकते। आपस में बंधुत्व की भावना है उसे हम मुद्रा में नहीं माप सकते। तो जिन कारकों को हम मुद्रा रूपी मापदंड में माप सकते हैं उन्हें आर्थिक कल्याण कहा गया, और जिन कारकों को मुद्रा रूपी मापदंड में नहीं मापा जा सकता वो कारक गैर आर्थिक कल्याण से जुड़े हुए कारक कहलाए। अब हम देखें कि मुद्रा रूपी मापदंड में मापने पर यदि आर्थिक कल्याण है और मुद्रा रूपी मापदंड में नहीं मापने पर आर्थिक कल्याण है, तो इस कल्याण को और किस तरह से समझा जा सकता है। आर्थिक कल्याण के कई तत्व हैं, हम इनके आपस में संबंधों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक कल्याण और कुल कल्याण के पारस्परिक संबंध को। कुल कल्याण और आर्थिक कल्याण दोनों में सीधा संबंध बताया गया है। आर्थिक कल्याण बढ़ने से कुल कल्याण में बढ़ोतरी होती है, और आर्थिक कल्याण यदि कम हो जाए तो कुल कल्याण में भी कमी हो जाती है। आर्थिक कल्याण केवल आय की मात्रा पर ही निर्भर करता है, परंतु जब श्रमिक कारखानों में काम करके इनकम को बढ़ाता है लेकिन गंदी बस्तियों में रहता है, दूषित वातावरण में रहता है, तो आय तो बढ़ जाती है उसकी, लेकिन आर्थिक कल्याण जो है वह नहीं बढ़ पाता, इसलिए उसके कुल कल्याण में वृद्धि नहीं हो पाती। इसी तरह अगर लोगों की आय बढ़ जाए, आय के अनुरूप, बढ़ी हुई आय के अनुरूप उनका जो व्यय है वो किस तरफ जा रहा है, ये भी कुल कल्याण को कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर बढ़ी हुई आय अच्छी बातों के लिए खर्च किया जाए, बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाए, ये जो है स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाए, तब तो आपका कल्याण बढ़ेगा। यही बढ़ी हुई आय को आप शराब में जो है नशा करके, सिगरेट पी के, इन सब चीज़ों पे अगर आप खर्च करते हैं तो आपका जो है कुल कल्याण कम हो जाएगा, आर्थिक कल्याण आपका कम हो जाएगा।
तो आर्थिक कल्याण और कुल कल्याण, इन दोनों के मध्य हमें जब संबंध देखने होते हैं तो बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम देखें कि राष्ट्रीय आय के साथ आर्थिक कल्याण का कैसा संबंध है। आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय दोनों को ही हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, इसलिए दोनों का आपस में पारस्परिक संबंध है। किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा अगर एक साल में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं सामान्य तौर पर। अब यदि यह राष्ट्रीय आय उपभोग की जाए लोगों के द्वारा और भविष्य के उत्पादन के लिए आधार बने, तो यह दोनों बातें ही लोगों के कल्याण को प्रभावित करेगी। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय और कल्याण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है, और राष्ट्रीय आय कम होती है यदि, तो उसके कारण कल्याण में भी कमी आएगी। राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ दूसरे और भी तत्व हैं जिनमें यदि परिवर्तन हो जाए तो कल्याण जो है वो प्रभावित हो जाता है। बहुत सारे तत्व हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय कल्याण की। अगर हम दो देशों की तुलना करें, दो देशों की आय बराबर है लेकिन दोनों देशों की जनसंख्या अलग अलग है, तो एक देश की आय ज़्यादा होने पर भी उस देश में कल्याण कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है। इसलिए कई अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जब हम कल्याण का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय को न लेकर प्रति व्यक्ति आय को लेना चाहिए। मायर, लिबेंस्टीन, किंडल बर्गर जैसे कई अर्थशास्त्री हैं जो ये मानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण के मापक के रूप में एक उचित सूचक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अंतिम वस्तुओं और उपभोग के उत्पादन का औसत है। यह देश के लोगों की औसत आय है। यह कीमतों, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है जो आर्थिक कल्याण मापने के लिए हम यूज में लेते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है उसकी दर अगर जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक होगी तो ही कल्याण में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय और जनसंख्या जो है उन दोनों की वृद्धि दर के आधार पर हम कल्याण को देखते हैं। यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर ज़्यादा हुई और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर कम हुई तो आय के बढ़ने पर भी आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ पाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि कीमतों में उतार चढ़ाव हो जाए तो उसका राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय जब बढ़ता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। यदि कीमतों में बढ़ोतरी के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ी है तो वह सिर्फ दिखावटी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्पादन में तो कोई वृद्धि हुई नहीं, उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हुई है, वास्तविक राष्ट्रीय आय तो बढ़ी ही नहीं। इसको हम ऐसे समझें कि आप लोगों ने अपने परिवार में सुना होगा कि आपके मदर फादर बोलते होंगे कि हम लोग तो पहले जेब में पैसा लेके जाते थे और बोरी भर के, ठेला भर के सामान लेके आते थे, और अब तो ठेला भर के लेके जाओ पैसा तो भी कुछ नहीं मिलता। तो ये किस लिए? क्योंकि कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो जो कीमतों में बढ़ोतरी है उसके कारण यदि आय बढ़ी है तो वह जो बढ़ी हुई आय है वो कल्याण में कोई वृद्धि नहीं करेगी। इसलिए राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण को देखते समय हमें कीमतों में वृद्धि है या नहीं है इस चीज़ को भी देखना पड़ता है।
अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी है वो किस कारण से हुई है, उसके आकार में यदि परिवर्तन हुआ है तो वो आर्थिक कल्याण को किस तरह से प्रभावित करती है। राष्ट्रीय आय तो किसी देश की बढ़ गई, अब वो जो बढ़ोतरी है कैसी है, हम अभी जैसे कीमतों में वृद्धि के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे कि वो बढ़ोतरी वास्तविक है या मौद्रिक है, कि अगर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन के कारण है तो आर्थिक कल्याण में वास्तविक परिवर्तन को मापना मुश्किल भी हो जाता है। कीमतों में वृद्धि से जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तो कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं है। कीमतों में जो बढ़ोतरी है उसके कारण आर्थिक कल्याण में कमी ही रहती है, बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो हमें यह देखना होता है कि राष्ट्रीय आय जो है वो वास्तविक बढ़ोतरी के रूप में उसमें परिवर्तन आया है या सिर्फ मॉनिटरी जो है वो इसमें चेंज आया है। फिर हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय जो बढ़ रही है उसका तरीका क्या है, कि हमने किस तरह से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी की है। कि अभी जैसे हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई है, हमें अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, हमारे देश की आय को बढ़ाना है, तो उसके लिए अगर ये कर दिया जाए कि जो श्रमिक 5 घंटे काम करता है उसे उसका मालिक ये कह दे कि भाई अगर तुझे नौकरी पे रहना है तो तुझे उसी इनकम में 5 घंटे की बजाय 7 घंटे 8 घंटे काम करना पड़ेगा, उस तरह से यदि उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए और उससे देश की इनकम बढ़े तो क्या आर्थिक कल्याण में बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। ऐसे ही अगर लोगों की आय में कटौती कर दी जाए उससे भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी। ऐसे ही अगर कारखाने जो हैं, कारखानों के पास ही बहुत छोटी छोटी सी बस्तियां बना दी जाए, गंदी बस्तियां हैं जहाँ न रोशनी आ रही है, न पानी, साफ़ पानी की व्यवस्था है, न लोगों के रहने के आसान जो है सुविधाएं उनको नहीं है, बस आने जाने का समय बचे मज़दूरों का, इसलिए उनको पास में ही कच्ची बस्तियों में अगर रहने की सुविधा दी जाए तो आय के बढ़ने पर भी कल्याण में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है उसका तरीका क्या है। राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है लेकिन बढ़ने के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। फिर हम इसमें ये भी देखते हैं कि आय में वृद्धि किन की हो रही है। सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि भारत जैसे देशों में जो आय है, कुल देश की जो आय है उसका अधिकांश हिस्सा अमीरों के पास रहता है और गरीबों के पास बहुत कम हिस्सा बहुत सारे लोगों के पास है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि अगर सिर्फ जो रिच पर्सन्स हैं, धनिक लोग हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी से हो रही है तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर भी कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए तो इनकम और अधिक बढ़ जाए तो उसकी भी उनको कोई वैल्यू नहीं है। गरीब की आय में अगर 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाए तो उसके लिए वो 1000 रुपये बहुत वैल्यू रखते हैं। तो यदि धनिकों की आय बढ़ेगी तो कल्याण में इतनी वृद्धि नहीं होगी, अगर गरीबों की आय बढ़ेगी तो कल्याण में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अब इसके लिए यह भी कहा जाता है कि गरीबों की अगर आय बढ़ती है तो भी उनके कल्याण में वृद्धि नहीं होती। एक तर्क ये भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वो कहते हैं कि गरीबों की अगर आय बढ़ाई जाएगी तो वो उस बढ़ी हुई आय को सही ढंग से खर्च नहीं करते हैं, वो उस बढ़ी हुई आय से शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, चरस गांजा जो है उसका उपभोग करेंगे, तो उससे उनकी कल्याण में बढ़ोतरी की बजाय कमी हो जाएगी। बात तो ये भी सही है। तो इसके लिए राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण को देखते समय यह कैलकुलेशन करनी ज़रूरी होती है कि
वास्तव में लोगों के द्वारा अपनी बढ़ी हुई आय को सही दिशा में खर्च किया जा रहा है कि नहीं। वो बढ़ी हुई आय को अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कि सेविंग कर रहे हैं, तब तो उनके कल्याण में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि वे लोग गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं तो उनके कल्याण में कमी आएगी। इसी तरह ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी किन वस्तुओं के उत्पादन के बढ़ने से हो रही है, ये भी कल्याण को प्रभावित करता है। कि देश में यदि पूंजीगत वस्तुओं का, रक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़े, तो लोगों की आय बढ़ने पर भी वो उपभोग वस्तुओं का उपभोग अधिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका कल्याण बढ़ नहीं पाता है। तो हमें यह देखना होता है कि उत्पादन जो है वो किन वस्तुओं का बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के कारण लोग अपना उपभोग जो है बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको उपभोग करने के लिए तो वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं है, तो कल्याण में कमी हो जाएगी, क्योंकि मांग के बढ़ने पर कीमतें बढ़ जाएंगी और लोगों की बढ़ी हुई आय उन कीमतों में छिप जाएगी। इसी तरह राष्ट्रीय आय और वितरण, उसका वितरण कैसा है, यह भी आर्थिक कल्याण को प्रभावित करता है। हम इस बिंदु पे भी चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ी और उस बढ़ी हुई आय का यदि उचित वितरण किया जाए तो कल्याण बढ़ेगा। देश में अगर असमान वितरण है, अमीर और अधिक अमीर हो जाए, गरीब और अधिक गरीब हो जाए, तो आर्थिक कल्याण में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। राष्ट्रीय आय के बढ़ने से निर्धनों के उपभोग में वृद्धि होनी चाहिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ना चाहिए, तब कल्याण में वृद्धि होगी। अगर निर्धनों के पास पर्याप्त आय नहीं पहुंच पा रही है तो उनके कल्याण को कैसे बढ़ाया जाए? राशनिंग के द्वारा गरीबों को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और अमीरों के उपभोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, उन पर अधिक टैक्स लगा दिए जाने चाहिए, गरीबों को सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। तो इसके द्वारा जो है वो गरीबों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाया जा सकता है। सरकार के द्वारा जो है गरीबों के विकास के लिए कई जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनको सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएं, फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, शिक्षा जो है सभी बच्चों को मिल सके, इसके संदर्भ में योजनाएं बनाई जाएं। तो इन सब योजनाओं के द्वारा गरीबों के कल्याण को बढ़ाया जा सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, तो उसके कल्याण में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। शिक्षित व्यक्ति सही तरीके से अपनी बढ़ी हुई आय को खर्च करने का विवेक रखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आय है उसके साथ यदि हम आर्थिक कल्याण की चर्चा कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। सिर्फ राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, इन दोनों शब्दों के द्वारा हम इस महत्वपूर्ण बिंदु की विवेचना नहीं कर सकते। हमें कुल कल्याण के साथ व्यक्तिगत कल्याण, राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय, आय की बढ़ोतरी कैसे हो रही है, कैसे खर्च किया जा रहा है, किसके ऊपर क्या असर आ रहा है, इन सब बिंदुओं को भी ध्यान में